हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके इतिहास के पाठ बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, पिछली 3 वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में अनेक जानकारी प्राप्त करी, जैसे कि महाभारत के बारे में हमने जाना कि जाति और वर्गों के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया था। हमने विवाह के विभिन्न प्रकार जाने। हमने महिलाओं और पुरुषों का स्थान समाज में जाना। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपने जो अभी तक पढ़ा उसके आधार पर हम इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। दोस्तों, आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय नहीं होते थे, बल्कि वे अन्य वर्गों से भी संबंधित होते थे। दोस्तों, देश के अंदर शुरू से ही वर्ण व्यवस्था जटिल थी और चारों वर्गों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित थे। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था के अनुसार राज्य करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को था। दोस्तों, क्षत्रियों का काम शासन करना, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, लोगों के लिए न्याय करना, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना और दान दक्षिणा देना था। दोस्तों, ये बात सच है कि ग्रंथों में गैर क्षत्रिय शासकों के प्रमाण मिलते हैं। कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्गों से भी हुई है। दोस्तों, मौर्य, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया है, उनके उद्भव को लेकर गर्मजोशी से बहस होती रही है। दोस्तों, बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। दोस्तों, शुंग और कण्व जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, वे ब्राह्मण थे। दोस्तों, राजनीतिक सत्ता का उपयोग हर वह व्यक्ति कर सकता है जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। दोस्तों, एक और बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गोमती पुत्र सिरी सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। दोस्तों, सातवाहन खुद को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। दोस्तों, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का दावा करते थे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? दोस्तों, चलिए जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। दोस्तों, महाभारत की मूल कथा के रचयिता भारतसारथी थे, जिन्हें सूत के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। दोस्तों, ये कविताएं और रचनाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती थी। दोस्तों, इतिहासकारों का अनुमान है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। दोस्तों, यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। दोस्तों, यह भी संभव है कि
नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल-पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। दोस्तों, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और स्तर देखते हैं। दोस्तों, यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक है, उन्हें विष्णु देवता का स्वरूप बताया जा रहा था। दोस्तों, कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। दोस्तों, इन सभी परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ यानी महाभारत, जो अपने प्रारंभिक रूप से संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। दोस्तों, हालांकि साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी? चलिए दोस्तों, जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। दोस्तों, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में अनेक विषमताएं थी। हालांकि स्त्रियों को समान की दृष्टि से देखा जाता था, विशेषकर उन स्त्रियों को जिन्होंने पुत्र को जन्म दिया था। दोस्तों, इसके अलावा जिनकी कोख से अधिक सुंदर, सुशील, वीर, सर्वगुण संपन्न, विद्वान पुत्र पैदा होते थे, उनका समाज में सम्मान अधिक बढ़ जाता था। दोस्तों, समाज में पितृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। दोस्तों, इस पितृवांशिकता को सभी वर्गों और जातियों में अपनाया जाता था। दोस्तों, कुछ विद्वान और इतिहासकार बताते हैं कि सातवाहनों को पितृसत्ता का अपवाद माना जाता था। दोस्तों, सातवाहनों को पितृसत्ता का अपवाद मानने का कारण यह था कि सातवाहनों के हर एक शासन के नाम के आगे माता का नाम लिखा जाता था। उदाहरण के तौर पर गोमती पुत्र। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार सातवाहनों में मातृवांशिकता थी। दोस्तों, इनके अलावा उपनिषद भी समाज में स्त्री पुरुषों के अच्छे संबंधों का प्रमाण देते हैं। दोस्तों, इनके अनुसार समाज में विवाहिता स्त्रियां अपने पतियों को सम्मान देती थी और वे प्रायः उनके गोत्र के साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं करती थी। दोस्तों, इनके अनुसार गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। पहला नियम, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, और दूसरा नियम यह है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते थे। दोस्तों, इसके अलावा स्त्री को परिवार में माता के रूप में पूरा सम्मान मिलता था। दोस्तों, इसके अलावा राज्य परिवारों में स्त्रियां दरबारों में उपस्थित होती थी। दोस्तों, कुछ स्त्रियों ने तो स्वयं भी राज्य किया है या वे संरक्षिका बनी हैं। दोस्तों, महिलाएं अपने पुत्र या पति को परामर्श देती थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
जाति पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण क्या था और इसकी श्रेणियां क्या-क्या थी? चलिए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। दोस्तों, ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, परंतु वर्णों की संख्या जहां मात्र 4 थी, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। दोस्तों, ऐसे समुदायों को जिन्हें 4 वर्णों वाली ब्राह्मणीय व्यवस्था में शामिल करना संभव नहीं था, उन्हें जाति में वर्गीकृत कर दिया था। दोस्तों, एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी जातियों को कभी-कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। दोस्तों, श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। दोस्तों, इसके अलावा कुछ सदस्य अन्य व्यवसाय भी अपना लेते थे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है।